नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश काले धन के खिलाफ जंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। अगले आधे घंटे में हम इस बात पर चर्चा करेंगे और इस बात को समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने की दिशा के अंदर तमाम मुहिम शुरू हो चुकी है, सरकार कई कारगर कदम उठा रही है, तो एक तरह से अवेयरनेस का प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है कि किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ प्रेरित हो सके और कैशलेस ट्रांजैक्शंस कर सके। और आज इसी कड़ी के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आप जो भी पेमेंट्स ऑनलाइन करते हैं, आप जो भी पेमेंट्स कार्ड से स्वाइप करके जो पेमेंट्स करते हैं, वो कितना सिक्योर है। और अगर आप नहीं जानते कि कैसे ये सब होता है, तो आपको आसान भाषा में डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे इस अगले आधे घंटे के अंदर। लेकिन आपको आज के गेस्ट से हम रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ आज इस शो में जुड़ रहे हैं सुनील कुलकर्णी, जो कि डिप्यूटी एमडी हैं ऑक्सीजन की, जो कि एक मोबाइल वॉलेट कंपनी मानी जाती है, एक ऑनलाइन कंपनी मानी जाती है। और यही आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं। लेकिन एक खास इंटरव्यू पे फोकस कर लेते हैं। जो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने डीडी न्यूज़ के साथ खास बातचीत में कहा है कि विमुद्रीकरण के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एनपीसीआई के एमडी एपी होटा ने बताया कि देश में इस वक्त लगभग 14 लाख पीओएस मशीन्स हैं और जल्द ही ये मशीनें लगभग 70 लाख तक होने की उम्मीद जताई जा रही है। किस तरह का रिस्पांस देखने को मिल रहा है जब तक हम कैशलेस ट्रांजैक्शंस की अगर बात करें पोस्ट डीमोनेटाइजेशन? दो किस्म का कैशलेस ट्रांजैक्शंस, एक कार्ड का और एक मोबाइल का। कार्ड में हम देख रहे हैं कि 3 गुना ट्रांजैक्शंस बढ़ा हुआ है। जो बहुत सारी नया कस्टमर वो आ रहे हैं जो पहले सिर्फ एटीएम में यूज़ कर रहे थे, आजकल वो पॉइंट ऑफ सेल में यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि हम जो डेटा एनालिटिक्स डेटा जो हम एग्जामिन करते हैं, देखते हैं पूरा नया कस्टमर सब आ रहे हैं, नई एरिया में, छोटा एरिया से आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो कार्ड को पॉइंट ऑफ सेल में, इस दुकान में जो पॉइंट्स ऑफ सेल था, ये सब यूज़ कर रहे हैं। आपने यूपीआई ऐप की बात की है इस समय पर, अगर आप आसान भाषा में समझा सके कि यूपीआई ऐप का मतलब क्या है, एक बैंक से कैसे दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं? एक तो यूपीआई, इसका जो पहले उसका जो नाम था आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इसके ज़रिए से 24/7 मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रात दिन, और मिडनाइट, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, जो कोई दिन कर सकते हैं। और एक अकाउंट से दूसरी अकाउंट, ये जो ये दोनों अकाउंट एक ही बैंक भी नहीं होने से भी चलेगा। ये इंटरऑपरेबल है, एक बैंक का कस्टमर दूसरी बैंक का कस्टमर को पैसा भेज सकता है। और भी अभी रिजर्व बैंक का जो रिलैक्सेशन आया है, एक बैंक का कस्टमर कोई एक वॉलेट कंपनी को भी, वॉलेट अकाउंट को भी क्रेडिट हो सकता है, वॉलेट से बैंक, बैंक को वॉलेट से। यूपीआई को जो खास चीज़ है, यूपीआई ये जो इमीडिएट कलेक्ट भी हो सकता है। पहले इमीडिएट सेंड होता था, अभी इमीडिएट कलेक्ट भी हो जाएगा। जितने मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए कितना सेफ है? मैं तो बोलूँगा तो काफ़ी सेफ है। सिक्योरिटी और कन्वीनियंस वो दोनों देखना चाहिए। जो मोबाइल, जो स्मार्टफोन मोबाइल है, जो क्योंकि वो स्मार्ट है, उसको आप सिक्योरिटी टूल्स भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो स्मार्टफोन का जो प्रोग्राम है यूपीआई और आईएमपीएस, वो काफ़ी सिक्योर है। ये आपको कोई डरना नहीं है। आपको डर लगता है, इंटरनेट को डर लगता है, तो ये भी डर लगेगा। आपको डरने का कोई बात नहीं है। आप बहुत सारी पूछने के बाद, कस्टमर क्रेडेंशियल चेक करने के बाद ही अकाउंट को ऑपरेट किया जा सकता है, वो सिक्योर है। कंज्यूमर्स की जहाँ तक बात की जाती है, जो लोग यूज़ कर रहे हैं इस मोबाइल एप्लीकेशंस को ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन की, वो चाहते हैं कि इसको अपग्रेड किया जाए, थोड़ा कंज्यूमर फ्रेंडली बनाया जा सके। दोनों तरफ से वो काम चालू है। अभी तो यूपीआई वर्जन 1 चालू है ऑलरेडी। 28 बैंक हो गए, 26 बैंक थे और 28 बैंक और 2 बैंक आ गए। 20 बैंकों का ऐप वो गूगल प्ले स्टोर में भी है। लेकिन उसमें फर्दर सजेशन आया है कि वो जो बिल पेमेंट, जो बहुत सारे बिल पेमेंट होता है, वो भी यूपीआई में ऐड किया जाए। हम इसका ध्यान रख के उसका अपग्रेडेशन काम चल रहा है। और यूपीआई में जो एमएमआईडी की तरह एक टर्मिनोलॉजी था, उसको समझने के लिए थोड़े लोगों को तकलीफ होता था, उसको हम इसको आसानी कर दिए हैं। भारत वो दिन कब तक देख पाएगा?
एनपीसीआई कैसे रीड कर रहा है कि हम कैशलेस बनने की दिशा में कब तक हम आगे बढ़ सकते हैं? हम तो वही दिशा में हैं, लेकिन एक काम इतना आसान नहीं है, इतना मामूली नहीं है। हमारा तो लक्ष्य है कि हर इंडियन को हम कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जुड़ सकेंगे, कार्ड में, मोबाइल में और टैप एंड गो पेमेंट में, और बहुत सारे ढंग है ये जो वॉइस कॉल में, आईवीआर में, बहुत सारे ढंग से हम जोड़ना चाहते हैं और काम चल रहा है। और अभी जो सिचुएशन डिमोनेटाइजेशन के बाद आया है वही को अपॉर्चुनिटी के हिसाब में समझना चाहिए। हमारा तो कैश जीडीपी रेशियो करीब 12% है, जो कि बहुत सारे देशों को 3, 4, 5, 6 ऐसा चल रहा है। हमारा देश में बहुत सारी ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस लगाना है। हमारा तो देश इतना बड़ा देश है, लेकिन सिर्फ 14 लाख टर्मिनल है, उसको करीब 70 लाख टर्मिनल होना चाहिए। और बैंक लोगों ने अभी कोशिश कर रहे हैं सभी कैसे कि मोबाइल फ़ोन को कैसे पॉस में चेंज किया जा सकता है, उसके लिए भी कोशिश जारी है। चलिए, तो साफ तौर पर कहते हुए एपी होटा साहब के 14 लाख के आसपास इस समय पर पॉइंट ऑफ सेलिंग मशीन यानी पीओएस मशीन्स हैं, और 70 लाख तक एक तरह से होनी चाहिए, क्योंकि 125 करोड़ की जो जनता है और उसमें 70 लाख कम से कम पीओएस मशीन चाहिए होंगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ आगे बढ़ सके। और इसी पर हम चर्चा करते हैं कि क्या कुछ आखिर होता है ये पॉइंट ऑफ सेलिंग ट्रांजैक्शन, और ये मशीन्स क्या कुछ होती हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुलकर्णी साहब मौजूद हैं। कुलकर्णी साहब, ये मेरे पास में मोबाइल का ये एक वॉलेट है जिसमें पैसे मैं रखता हूं। क्या वो दिन मैं कब देखूंगा कि केवल ये डेबिट कार्ड या फिर ये मोबाइल फोन, इसके जरिए मैं निकल जाऊं और जो चाहे शॉपिंग करूं, जहां जाऊं, मुझे किसी भी चीज की दिक्कत ना हो, वॉलेट ना रखना पड़े, कैश ना रखना पड़े, तो वो कैशलेस की तरफ हम लोग कब तक बढ़ते हुए दिखाई देंगे? आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया, क्योंकि इस समय जो होता साहब ने बताया कि 14 लाख पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल हैं, उनमें से कुछ ऐसे टर्मिनल हैं जो एक ही शॉप में 2-2, 3-3 हैं। अगर आप किसी बड़ी दुकान में जाते हैं तो 2-2, 3-3 मिलते हैं आपको। तो कुछ यूनिक मर्चेंट जो हैं वो 6 से 7 लाख हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। जबकि पूरे भारत में 1.5 करोड़ मर्चेंट्स हैं। तो 1.5 करोड़ के मर्चेंट्स पे अगर आपको पॉइंट ऑफ सेल डालना है तो ये काफी एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। कुलकर्णी साहब, इसको सिंपलीफाई कीजिए, ये पीओएस है क्या? जो हम पॉइंट ऑफ सेलिंग मशीन की बात कर रहे हैं, क्या हम बता सकते हैं एक्चुअली है क्या और कैसे दिखता है, कैसे ऑपरेट होता है, इसको अगर आप समझा सके हमें। राइट, सो ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन इस तरह से दिखाई देता है। इस पॉइंट ऑफ सेल मशीन में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और चिप एंड पिन सारे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। गांव में जहां पे बैंकों ने माइक्रो एटीएम की व्यवस्था की है, उसमें आधार को भी जोड़ दिया है। तो आधार, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो कि रुपे, वीज़ा, मास्टर कार्ड के सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आपने पूछा कि आप स्वाइप कर सकते हैं क्या, या अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आप अपना आधार से पेमेंट कर सकते हैं क्या। ये मशीन 2 मशीनों को जोड़ के एक सिंगल मशीन बना दी गई है। गांव में जहां माइक्रो एटीएम की जरूरत थी, वहां पे माइक्रो एटीएम में सिर्फ आधार और रुपे कार्ड चलता था। शहरों में रुपे, वीजा और मास्टर कार्ड का ही प्रचलन था, आधार का प्रचलन नहीं था। तो हमने ये एक सिंगल मशीन बनाई है, इसमें दोनों काम हो सकते हैं। तो या आप ये कह रहे हैं कि जिसको पैसा जमा कराना है वो भी अपने जो ये कार्ड है, जो डेबिट कार्ड है, इसको स्वाइप करके इसमें पैसे जमा कर सकता है एक तरह से, और जिसको निकालना है वो निकाल भी सकता है पैसे इसी चीज से। जमा कराने के लिए आधार, जो एनपीसीआई के होता जी ने बताया, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम बनाया गया है, क्योंकि आपकी प्रॉक्सी हो सकती है डेबिट कार्ड में। आप अपना खुद का अगर अंगूठा लगाएंगे, अगर है तो वो ही आप ही के अकाउंट में जाएगा। आप इसमें बैंक अकाउंट का नंबर भी बताएंगे नहीं। अगर आप यहाँ देखें इस मेनू में तो ट्रांजैक्शन दिखा रहा है। ट्रांजैक्शन के बाद अगर मैं दिखाऊंगा तो EKYC, जिससे अकाउंट खोला जाता है, BBPS, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जो कि होता जी बता रहे थे कि बिल पेमेंट की जरूरत है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम एक अब सर्विस हो गई है, लाइसेंस सर्विस, जिसमें सारे पोस्ट पेड, यूटिलिटी बिल पेमेंट, टैक्सेस वगैरह ये सारे पे किए जाएंगे। और तीसरा है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में आपको बैंक अकाउंट बताने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे अपना आधार नंबर दीजिए। यहाँ पे 3 मेनू हैं, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल और बैलेंस इंक्वायरी। तो आप इस टर्मिनल के जरिए
किसी भी बैंक का ठीक है, अपना अंगूठा लगा के अगर उस अकाउंट में आपका पैसा, आपका आधार नंबर रजिस्टर्ड है तो आप वहां पे पैसा डाल सकते हैं, आप वहां से पैसा निकाल सकते हैं और आप सारे पेमेंट्स कर सकते हैं। जैसे भारत बिल पेमेंट सिस्टम, अगर आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी पैसा है तो आप अपना अंगूठा लगा के बिजली का बिल पे कर सकते हैं, अपने फोन का, डीटीएच का, मोबाइल रिचार्ज सारा कर सकते हैं बिना कैश निकाले। तो ये लेस कैश के लिए सबसे अच्छा साधन है। ठीक है, एक और चीज, ये जिससे इंग्लिश लैंग्वेज में मैं इसको देख पा रहा हूँ, ज्यादातर हमारा जो ये इक्विपमेंट्स हैं ये अंग्रेजी भाषा में है। हमारा जो टारगेट ऑडियंस अब रह जाता है वो गांव के लोग, जो जहाँ पे लोग हिंदी ज्यादातर जानते हैं, फिर रीजनल लैंग्वेजेस जानते हैं। क्या आपके जो डिवाइसेस हैं, ये जो हम पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, क्या इसमें रीजनल लैंग्वेजेस का भी प्रावधान रखा गया है? तो इसके दो तरह के माइक्रो एटीएम है। एक तो मैंने आपको जो दिखाया है, ये सारे बड़े मर्चेंट पे होंगे जहां पे कार्ड की भी जरूरत है, आधार की भी जरूरत है। लेकिन अगर आप सिर्फ मोबाइल लें तो मोबाइल के साथ भी बायोमेट्रिक लगाया जा सकता है और उस मोबाइल एप्लीकेशन पे हमने जो माइक्रो एटीएम बनाया है वो सारे मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल हो जाएगा धीरे धीरे करके। क्योंकि ये बहुत जरूरी है गांव के लिए कि अगर आप हिंदी, बंगाली, मराठी, इन सारी लैंग्वेजेस में आपको मर्चेंट को काम करना चाहिए और कस्टमर को भी समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कुलकर्णी साहब, जैसे कि होटा साहब हमें बता रहे थे कि सिक्योरिटी के लिहाज से कहीं ब्रीच नहीं है। इंडिया में जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो पहला सवाल ये होता है कितना सिक्योर है, कहीं पैसा यहाँ का वहां तो नहीं हो जाएगा। तो सिक्योरिटी के लिहाज से कितना एक्यूरेट है ये? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर ट्रांजैक्शन या तो कहते हैं हम कार्ड प्रेजेंट ट्रांजैक्शन या कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शन, जो कि इंटरनेट पे करते हैं, यहाँ पे कार्ड नहीं होता, नहीं जरूरत होती है। आधार के जरिए इसको हम कहते हैं पर्सन प्रेजेंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये पूरा आपने आधार का ये स्कैन लिया है, ये स्कैन इस टर्मिनल के जरिए आखिर तक यूआईडी तक पूरा इंक्रिप्टेड जाता है और कहीं पे भी ये आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें भी नहीं पता चलता कि क्या जा रहा है। और इस वजह से ये पूरा एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है और इससे ज्यादा सिक्योरिटी मेरे हिसाब से किसी भी टेक्नोलॉजी में नहीं है। उसी तरह जो कार्ड्स हैं, अब आपने जो कार्ड दिखाया है ये वीजा जो मैं देख पा रहा हूं, ये वीजा कार्ड यहाँ पे कहता है, जो जनरली में देखने को मिलता है कि मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, इनमें डिफरेंशिएशन क्या होता है जो हम वीजा कार्ड यहाँ पे देख रहे हैं इन सब चीजों के अंदर? तो इसमें डिफरेंशिएशन पहले मैं आपको बताता हूँ सिक्योरिटी का, कि वीजा, मास्टर और रूपे इन सब लोगों ने चिप कार्ड लॉन्च कर दिए। आप देखिए यहाँ पे चिप है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये चिप का ये है कि जब आप चिप डालते हैं तो हर एक बार एक नया सिक्योरिटी जाती है। और जैसे आपने देखा कि वो 30 लाख कार्ड जो ब्रीच हुए थे उनमें से ज्यादातर मैग्नेटिक स्वाइप के होते थे। तो मैग्नेटिक स्वाइप में पॉसिबिलिटी रहती है कि बैकएंड पे कुछ उसका हो सके, लेकिन चिप कार्ड में क्लोन करना बहुत मुश्किल होता है। तो चिप कार्ड और आधार ये दो बहुत ही सिक्योर तरीके हैं जिसके बेसिस पे कस्टमर आप आराम से ट्रांजैक्शन कर सकता है। और उसी के ऊपर मोबाइल वॉलेट आते हैं। मोबाइल वॉलेट क्या करते हैं कि आपके बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए हैं, आप बैंक अकाउंट को मत एक्सपोज कीजिए। आप मोबाइल वॉलेट, ऑक्सीजन वॉलेट के अंदर 1,000, 2,000, 3,000 डालिए और आपकी रिस्क उतनी रहेगी जितनी आपकी मोबाइल वॉलेट। चलिए, आपने जो कि मोबाइल वॉलेट की बात की, तो एक जो खबर हमारे पास आ रही है उस जरा स्टोरी को भी ले लेते हैं। आपको बता दें कि विमुद्रीकरण के फैसले के बाद लोग अब ई वॉलेट का चलन इनमें काफी ज्यादा बढ़ गया है। कैसे ये युवाओं की पसंद बन चुका है, भोपाल में जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक जैन ने। हमारे साथ एक यूथ का ग्रुप बैठा हुआ है। उस यूथ के ग्रुप के सभी के हाथ में यहाँ पर जो है हमें स्मार्टफोन्स नजर आ रहे हैं। इन लोगों से पूछते हैं कि क्या इन्होंने कभी जो ई वॉलेट्स हैं उनका इस्तेमाल किया है। आप बताएं, आपने कभी ई वॉलेट्स का इस्तेमाल किया? जी बिल्कुल, हम अभी देख सकते हैं आप, जैसे कि हम अभी कुछ हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती है तो हम ई वॉलेट का यूज करते हैं और काफी उससे सुविधा होती है। हमें कोई कैश का झंझट नहीं रहता या खुद चेंज का झंझट नहीं रहता और इसमें आगे चल के फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, मतलब सिक्योरिटी फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। ओके सचिन, मुझे ये बताइए ये किस तरीके का ऐप है और इससे आप कर क्या रहे हैं? ये जैसे पेटीएम ऐप है, इससे मुझे ट्रैक सूट मंगवाना था तो इजी टू यूज है। इसमें हम जैसे आप डायरेक्टली प्रोसीड टू पे करेंगे, ये 1700 कुछ का है। इसमें मुझे कैशबैक मिला 50%, मतलब 850 मुझे सीधा सीधा कैशबैक मिल जाएगा ऑन अकाउंट जब ये शिफ्ट हो जाएगा 24 आवर्स में। जैसे अब मैं इसको आगे करूंगा तो प्रोसीड टू पे, इजी टू यूज है। अपन ने सिलेक्ट किया प्रोडक्ट, प्रोसीड टू पे हुआ, उन्होंने डिलीवरी देखी कि अपन को कहाँ करना है
जैसे अभी कंप्लीट मतलब ये प्रोसेस ले रहा है कंप्लीट योर पेमेंट, तो ये अभी मुझे ऑप्शन पूछेगा कि आपको कैसे करना है। जैसे अभी मेरे वॉलेट में 45 रुपीज़ है, तो फर्स्टली डिडक्ट ये पहले क्या करेगा 45 रुपीज़ वहाँ से मेरे वॉलेट से डिडक्ट करेगा। देन वो मुझसे पूछेगा कि आपका क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है या नेट बैंकिंग है, तो मैं उनको जैसे यूज़ करूंगा, जैसे सब कुछ है क्रेडिट कार्ड, इवन इन्होंने EMI फैसिलिटी भी दी हुई है, आप मंथली EMI पे कर सकते हैं, उनके जितने भी EMI होंगे उसके अकॉर्डिंग जो रेट के हिसाब से। अब जैसे मुझे नेट बैंकिंग यूज़ करनी है तो मैं नेट बैंकिंग में गया, जैसे मेरी SBI में नेट बैंकिंग है तो मैं SBI को सिलेक्ट करूंगा, पे नाउ करूंगा, ईजी टू यूज़ है, अपना अकाउंट ईमेल ID और पासवर्ड डालूंगा और देन मैं उसको पे करूंगा। कभी मुझे मोबाइल रिचार्ज करना होता है या मूवी टिकट बुक करनी होती है, क्योंकि मूवी टिकट्स में भी काफ़ी कैशबैक मिलता है, तो इसके लिए मैं पेटीएम यूज़ करता हूँ। अब तो छोटी मोटी शॉप्स में भी पेटीएम से पेमेंट लेने लगे हैं, तो उसका बहुत ईजी प्रोसेस है, बारकोड उनका स्कैन करके आप पे कर सकते हो। और ई वॉलेट में आप 20,000 रुपये तक का, क्योंकि नए जो रूल्स हैं उसके हिसाब से अपना कैश रख सकते हो, तो आपको फिजिकल कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट डिजिटली सारे काम कर सकते हो। तो कैशलेस ट्रांजेक्शन की बात की जाए तो एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। कैमरा पर्सन विजय शर्मा के साथ दीपक जैन, DD न्यूज, भोपाल। तो केवल मेट्रो सिटीज़ में नहीं, अब टियर 1 टियर 2 सिटीज़ की बात करी जाए या फिर जो गांव के अंदर भी है, वो अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन का मतलब पैसे का इस्तेमाल ना हो किसी भी ट्रांजैक्शन में, और पैसा आपके बैंक अकाउंट से सीधा डेबिट होकर के जिस व्यक्ति को पे करना चाहते हैं उसके अकाउंट में अपने आप पहुंच जाए। लेकिन कुलकर्णी साहब, किस तरह का रिस्पॉन्स अगर हम समझने की कोशिश करें, क्या छोटे से छोटा ट्रांजैक्शन भी किया जा सकता है? मिनिमम ट्रांजैक्शन की लिमिट कितनी है? क्या 2 रुपए का भी हम लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, 1 रुपए का भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? कि यहाँ तक की सुविधा हम देख सकते हैं? आप मिनिमम ट्रांजैक्शन लिमिट इसमें कोई नहीं है, आप 1 रुपए का ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। यानी अगर मैं चॉकलेट खरीदता हूँ 1 रुपए की किसी शॉपकीपर से और उसके पास कोई अगर मोबाइल वॉलेट है तो हम लोग 1 रुपए के ट्रांजैक्शन भी उसमें कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लिमिट शायद इसकी 20,000 रुपए है। वैसे ट्रांजैक्शन की लिमिट 20,000 रुपए है, लेकिन अभी RBI ने एक नया मर्चेंट वॉलेट निकाला है जिसके अंदर उन्होंने एक बैंक अकाउंट डिफाइन किया है कि अगर आप मर्चेंट अपना बैंक अकाउंट डिफाइन करता है तो उसमें 50,000 रुपए तक सिर्फ उसी बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए तक दिए जा सकते हैं। तो छोटे मर्चेंट, मीडियम साइज मर्चेंट के ऊपर इस पॉस की जरूरत नहीं है, वहां सीधा आप अपने मोबाइल वॉलेट डाउनलोड कीजिए, उसको या तो सिंपल मोबाइल वॉलेट का अकाउंट बनाइए या उसको मर्चेंट अकाउंट बनाइए। पहले वाले में 20,000 का ट्रांजैक्शन हो सकता है, दूसरे में 50,000 का ट्रांजैक्शन हो सकता है। हमारे इस डिमोनेटाइजेशन के बेसिस पे कई गुना इस समय वॉलेट लोडिंग हुआ है और उस वजह से काफी सारे कस्टमर को इसमें राहत मिली है। ठीक है, इस समय हमारे सारे दिल्ली के मार्केट में कम से कम 50 मार्केट में हमारी मोबाइल वैन गई हैं, जहां पे एक जगह हम माइक्रो ATM लगाते हैं ताकि लोग बाग उस पे कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल कर सकें और वॉलेट लोड कर सकें, और बाकी शॉप्स में मोबाइल वॉलेट का डाउनलोड के साथ मर्चेंट पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 2,000 रुपए का नोट है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, तो आप उसे ट्रांसफर लेकर के वॉलेट में ले लीजिए और वॉलेट से फिर उसका इस्तेमाल कीजिए, पेमेंट कर। चलिए, तो आप ये कह रहे हैं कि एक जमाना था जब लोग इस मोबाइल वॉलेट में पैसा रखा करते थे, उसके बाद में जो चलन है कि लोग कार्ड वगैरह भी इस्तेमाल करने लग गए। अब जो लेटेस्ट चलन है वो ये है कि मोबाइल के अंदर आप सब कुछ रख सकते हैं अपना कैश, और यहां से आप सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और बेझिझक निकलिए बाहर घूमने के लिए, फिरने के लिए कैश रखने की जरूरत नहीं है। तो देश को उस दिशा में ले जाने के लिए काम किया जा रहा है जहां मोबाइल ही आपका वॉलेट हो, मोबाइल ही आपका बैंक बन जाए, उसी दिशा के अंदर सरकार यहां काम कर रही है। चलिए कुलकर्णी साहब, आप इस शो में आए और तमाम जो जानकारी इतनी बारीकी से समझाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आज के इस अंक में यानी काले धन के खिलाफ जंग में इतना ही, और कैशलेस ट्रांजैक्शन को किस तरह से आसान बनाने के लिए सरकार काम कर रही है, इस पर आज हमने फोकस करने की कोशिश की। फिलहाल आज के इस अंक में इतना ही। आगे आप देखिए स्वच्छता बुलेटिन मेरी सहयोगी शैला के साथ।